उत्तराखंड में 10 दिन पद यात्रा करेंगे राहुल गांधी। अग्निवीर योजना का करेंगे विरोध। बीजेपी खेमे में मचा हड़कंप। उत्तराखंड में आज से हरेला पर्व का आगाज। मुख्यमंत्री धामी ने पत्नी संग किया पौधारोपण। प्रदेश में 1 करोड़ का रखा लक्ष्य। अचानक रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचे सीएम धामी। अधिकारियों में मचा हड़कंप। रिकॉर्ड रूम में गड़बड़ियों की मिली शिकायत। देहरादून में ग्लोबल टाइगर डे के मौके पर होगी बैठक। कॉर्बेट में 29 को राज्यवीर जारी किए जाएंगे। बाघों के आंकड़े। रुड़की में बाढ़ का कहर। अक्सर और खानपुर में हेलीकॉप्टर से भेजी गई सामग्री। बचाव के लिए 16 टीमें तैनात। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। प्रदेश में हरेला पर्व का औपचारिक शुभारंभ आज से हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास परिसर में अपनी पत्नी के साथ पौधारोपण किया। उन्होंने आम की पूषा श्रेष्ठ प्रजाति का पौधा लगाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरेला प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्धन का पर्व है। हरेला पर्व के उपलक्ष्य में प्रदेश में सामाजिक संगठनों, संस्थाओं एवं विभागों के माध्यम से व्यापक स्तर से पौधारोपण किया जाएगा। और वहीं उत्तराखंड वन विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में पहले दिन 500 पौधे रोपे गए। वन विभाग ने इस बार कैंपा योजना के तहत प्रदेश में करीब 5 हेक्टेयर वन भूमि में 1 करोड़ 29 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा। इनमें अधिक से अधिक संख्या में फलदार पौधे लगाए जाएंगे। इस दौरान वन विभाग के प्रत्येक सेक्शन में 3 से 5 हेक्टेयर वन भूमि पर एक हरेला वन विकसित किया जाएगा। इसके अलावा आजादी के 75वें वर्ष में 1500 गांव में 75 पौधे रोपे जाएंगे। प्रत्येक सेक्शन में 2 से 2.5 हजार पौधे लगाए जाएंगे। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। ग्लोबल टाइगर डे 29 जुलाई को इस बार कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मनाया जाएगा और इसी दिन यहां राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बैठक भी होगी। इसमें राज्यवार बाघों की गणना वर्ष 2022 के आंकड़े जारी किए जाएंगे। वहीं केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद शासन के निर्देश पर उत्तराखंड का वन महकमा बैठक की तैयारियों में जुट गया है। बता दें, इसी साल अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कर्नाटक के मैसूर में बाघों की गणना के आंकड़े जारी किए जा रहे थे। इसमें देश भर में बाघों की संख्या वर्ष 2018 में 2967 के मुकाबले 3167 पाई गई थी और इसी दौरान संकेत मिले थे कि उत्तराखंड में भी बाघों की संख्या में इस बार इजाफा देखने को मिल सकता है। एनटीसीए की मुख्य बैठक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के तहत रामनगर में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया, बैठक की तैयारियों के मद्देनजर शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसी के अनुसार कार्य किया जा रहा है। सैन्य बहुल उत्तराखंड में सेना की अग्निवीर योजना पर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले अग्निवीर योजना के जरिए राज्य के युवाओं को अपने पक्ष में करने के लिए स्वाभिमान यात्रा निकालने का ऐलान किया। जवाब में शनिवार को भाजपा ने भी योजना के समर्थन में जनजागरण अभियान छेड़ेगी। एक तरफ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी उत्तराखंड के प्रस्तावित स्वाभिमान न्याय यात्रा में भाग लेंगे। पार्टी की यह यात्रा अग्निवीर योजना के विरोध को केंद्र में रखकर निकाली जाएगी, जो राज्य में 50 से 60 दिन तक निकलेगी। राहुल गांधी यात्रा में 10 दिन भाग लेंगे। कांग्रेस पार्टी का मानना है, अग्निवीर योजना युवाओं के साथ ही नहीं, देश के साथ भी धोखा है, देश की सुरक्षा और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ है। दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कर्नल अजय कोठियाल और इंडियन फाउंडेशन के संस्थापक ढोभाल को मैदान में हैं। दोनों नेताओं ने कांग्रेस
की स्वाभिमान यात्रा को युवाओं को भ्रमित करने का प्रयास करार दिया। उन्होंने अग्निवीर योजना की खूबियां भी बताई। देखिए, पूरा जो घटनाक्रम है इसको अगर हम देखें, मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री परेशान है, सरकार के मंत्रियों का अधिकारियों में नियंत्रण नहीं है और सरकार का मंत्रियों में नियंत्रण नहीं है। पूरा उत्तराखंड इस समय आपदा से ग्रसित है। एक तरफ पर्वतीय जिलों में बोल्डर गिरने से 27 से ज्यादा लोग एक हफ्ते के अंदर मरे हैं, कई लोग घायल हुए हैं। दूसरी तरफ हमारा तराई भावर क्षेत्र जो है वो पूरी तरीके से बाढ़ से ग्रसित है, खासकर हरिद्वार का लक्सर, रुड़की इत्यादि का क्षेत्र। और मुझे आश्चर्य तब हुआ जब लोगों ने अपने डंगरों को खोलना शुरू किया और कहा कि साहब चारा तक नहीं है, बच्चों के लिए दूध नहीं है। और 2 दिन में लगातार उस बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जब दौरा मैंने कर लिया, उसके बाद मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचते हैं। और यह आश्चर्यजनक इसलिए भी था कि मुख्यालय से केवल 60-65 किलोमीटर की दूरी पर यह बाढ़ आई हुई है और सरकार को वहां पहुंचने में 2.5 दिन लग गए। बाढ़ नियंत्रण मंत्री सतपाल महाराज बिल्कुल निष्क्रिय हैं। पिछले वर्ष भी चारधाम यात्रा में गायब थे, इस वर्ष भी चारधाम यात्रा के किसी भी चारों मंदिरों में से एक में वो नहीं गए। इस समय भी जब बाढ़ के हालात हैं, इस समय भी वो गायब हैं। पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर भी हुए हैं, हरिद्वार के प्रभारी मंत्री भी हुए हैं। ना तो अपने धार्मिक गुरु होने के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, ना ही एक मंत्री होते हुए जनता के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी उसका निर्वहन कर रहे हैं। मानव सेवा तो बहुत दूर की बात है। आज 500 से ज्यादा सड़कें पूरे उत्तराखंड में पीडब्ल्यूडी की बंद पड़ी हैं, मंत्री गायब है। 36 से ज्यादा पुल टूटे हैं पिछले 6 साल में। और पिछले वर्ष की एक ऑडिट रिपोर्ट जो सेफ्टी ऑडिट कराया गया था, उसमें जिन 36 पुलों को खतरे में बताया गया था, कोटद्वार का पुल उन 36 पुलों में से एक है। सरकार ने ना तो बजट आवंटित किया, न इन पुलों की देखरेख के लिए कुछ किया। जो पुल टूट गए उन पुलों में कहीं भी कोई कार्य निर्माण कार्य नहीं हुआ है, टेम्परेरी पुल बना दिए गए हैं। और हालात इतने बुरे हैं जिसका जिक्र आपने किया कि मुख्यमंत्री अकेले से पड़ गए हैं। क्यों नहीं ऐसे मंत्री को, सतपाल महाराज जैसे मंत्री को पदच्युत करते हैं, उनको हटाते क्यों नहीं है, किसी योग्य व्यक्ति को लगाएं। और ऐसा मंत्री, मैं आश्चर्य कर रहा हूं, एक ही कोख से 2 लोग पैदा हुए, एक भोला महाराज, एक सतपाल महाराज। जहां भोला महाराज अपनी धर्म पत्नी के साथ मिलकर समाज की सेवा कर रहे हैं, वो राजनीतिज्ञ नहीं है, ना उनका राजनीति में आने में कोई शौक है, लेकिन अस्पतालों को एम्बुलेंस देना, गरीबों को दवाइयां देना, पुलिस को मोबाइल वैन्स उपलब्ध कराना, स्कूलों को फर्नीचर देना, स्कूलों को बजट देना, ये काम मंगला माता की जी और भोले महाराज कर रहे हैं। दूसरी तरफ उसी परिवार में जन्म लिए हुए सतपाल महाराज राजनीतिज्ञ भी हैं और धर्मगुरु भी हैं, लेकिन ना तो धर्मगुरु का काम वो कर रहे हैं ढंग से, ना ही वो राजनीतिक रूप से काम कर रहे हैं। हरिद्वार के प्रभारी मंत्री होने के बावजूद भी इतनी बड़ी बाढ़ में अभी तक धर्म गुरु जो हमारे आदरणीय सतपाल महाराज जी वहां नहीं गए। क्यों नहीं मुख्यमंत्री हमें उनको पद से हटा दे। ये इस समय के हालात है और इसी को लेकर स्टिंग मामले में वॉइस सैंपल देने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत 3 नेताओं ने सीबीआई स्पेशल कोर्ट में जवाब दाखिल किया। उन्होंने सीबीआई को वॉइस सैंपल देने पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही निर्णय लेने की बात कही। बहस में उन्होंने इस मुकदमे की वर्तमान में चल रही कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उधर स्टिंग करने वाले पत्रकार एवं वर्तमान विधायक उमेश कुमार के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया वो जांच में सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन फिलहाल उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसले के लिए 17 जुलाई की तारीख नियत की है। बता दें, मामला सीबीआई के पास जाने के बाद करीब 6 साल से जांच में कोई प्रगति नहीं दिखाई दे रही है और इस बीच पिछले माह अचानक पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, विधायक मदन बिष्ट और स्टिंग करने वाले पत्रकार उमेश शर्मा को वॉइस सैंपल देने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। सीबीआई कोर्ट ने खुद यहां अधिवक्ताओं के माध्यम से जवाब दाखिल करने को कहा है।
उत्तराखंड के 4 जिलों में आज भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार जिले के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया 17 जुलाई को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 18 जुलाई को प्रदेश भर में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 19 जुलाई के लिए सभी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। वहीं 16 और 17 जुलाई को जिले में भी भारी बारिश और गर्जन चमक के साथ रेड अलर्ट घोषित किया। इस चेतावनी को देखते हुए जिले में विशेष सावधानियां बरतने और आपदा प्रबंधन की टीम को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। पहाड़ की बेटियां अपनी मेहनत और हौसले से पहाड़ में रहकर तरक्की और विकास के रास्ते तैयार कर रही हैं। ऐसी ही होनहार बेटी है अल्मोड़ा की मंजू रौतेला शाह। मंजू बेकार समझी जाने वाली चीजों में जान फूंकने का काम करती हैं और अपने द्वारा किए गए कामों के जरिए आज उत्तराखंड के अलावा देश के कई स्थानों में पहचान मिली है। बता दें, मंजू शाह राजकीय बालिका इंटर कॉलेज ताड़ीखेत रानीखेत में प्रयोगशाला सहायक के रूप में कार्यरत हैं और वहीं दूसरी ओर चीड़ के पत्ते, जिन्हें पिरूल कहा जाता है, इसी पिरूल से मंजू कई सामग्रियां बनाती हैं, चाहे वो रसोई में काम आने वाली चीजें हों या फिर तेज धूप से बचने के लिए सर पर पहनने के लिए टोपी हो, या महिलाओं के कानों के कुंडल हो या फिर दरवाजे के ऊपर लगने वाले झूमर। मंजू वो सारी चीजें बनाती हैं जो रोजमर्रा काम में आती हैं। पिरूल से मैं डोरमेट, मैट, हैट, कोस्टर, बास्केट, फ्लावर बास्केट, पेन स्टैंड, पर्स और ज्वेलरीज और अधिक चीज़ें मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आपको कब लगा कि हमें पिरूल से ये प्रोडक्ट बनाना चाहिए? मुझे हमेशा से लगता था, मतलब मैं हमेशा चाहती थी कि मतलब वेस्ट चीज़ों का यूज करूं। बचपन से मेरा रुझान इसमें था कि वेस्ट चीज़ों पे काम करती थी। तो एक बार जब देखा कि पिरूल से इस तरह के आइटम बन रहे हैं, तो मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना हम इसको अपने डेली जीवन में इसको यूज करें और इसके साथ हम पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी अपना योगदान दें, क्योंकि प्लास्टिक जो है हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी हानिकारक है। तो उसकी जगह पर अगर हम इसको यूज करेंगे तो एक और हमारा पर्यावरण बचेगा और दूसरा महिलाओं को भी रोजगार का जरिया मिलेगा। आप लोगों का वीडियो बन गया है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां तहसील प्रशासन और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने एक होटल पर अनियमितता पाए जाने पर उसे सील कर दिया। तहसीलदार शुभांगिनी ने बताया इस होटल की शिकायत थी कि वो डोमेस्टिक सिलेंडर का उपयोग करता है, साथ ही अवैध रूप से शराब पिलाई जा रही है, जिस पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी के निर्देशों पर कार्रवाई की गई और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। वेस्ट होटल करके एक प्रॉपर्टी है, वहाँ पर लगातार शराब आती डोमेस्टिक सिलेंडर्स का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर शराब भी अवैध रूप से पिलाई जा रही है। इसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में सीजन की कार्रवाई होगी। तो निरंतर इस तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी और जो भी उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होगी हम करेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण जहां पूरे हरिद्वार में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, वहीं हरिद्वार देहरादून रेल मार्ग पर मलबा आने से देहरादून जाने वाली ट्रेन रद्द हो गई है। हरिद्वार रेलवे की स्थिति का जायजा लेने उत्तराखंड की राज्य रेलवे पुलिस के पुलिस अधीक्षक अजय गणपति हरिद्वार पहुंचे, जिन्होंने हरिद्वार देहरादून रेलवे ट्रैक पर आए मलबे वाले स्थल का निरीक्षण किया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए बताया, पिछले 3 दिन से हो रही लगातार बारिश के कारण कई
जगह पहाड़ से मलबा आ रहा है तो कई जगह रेलवे ट्रैक पर पानी आ गया, जिससे कई ट्रेनें बाधित हुई। वहीं रेलवे कॉलोनी में पानी भरने के कारण वहां के करीब 100 परिवारों ने रेलवे स्टेशन पर आश्रय लिया, जिनके लिए जीआरपी द्वारा भोजन आदि की व्यवस्था की गई। लगातार 3 दिन से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसके कारण कई जगह पे पहाड़ से मलबा ट्रैक की तरफ आ रहा है और ट्रैक सबमर्ज हुआ जा रहा है। कई जगह पे ट्रैक के नीचे की ज़मीन भी लूज़ हो गई है, लैंड लूज़ हो गई है। तो इसके चलते और लक्सर में पानी आ गया है स्टेशन पे, ट्रैक सबमर्ज है, तो इस वजह से बहुत सारी ट्रेन कैंसिल हो गई है। जो लक्सर रूट पे ट्रेन है वो तो ऑलमोस्ट सभी कैंसिल हो गई है। जो रुड़की रूट पे ट्रेन है वो अभी फ़िलहाल ऑपरेटिव है। इसके अलावा देहरादून टू हरिद्वार जो रूट है उसमें एक जगह पे मलबा आया हुआ है मोती चौक के पास, तो वहाँ पे देहरादून टू हरिद्वार के बीच की सारी ट्रेन कैंसिल है। अभी वहाँ पे काम चल रहा है मलबा हटाने का। जैसे ही मलबा हटेगा रेलवे प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जाएगा। कब तक माना जाए कि ये रास्ते ये मतलब अभी तो रेलवे अभी बीते एक सप्ताह पहले जसपुर रोड स्थित ग्राम मिस्सरवाला में एक जर्जर मकान दंपत्ति के ऊपर गिरने से उनकी घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई थी और एक किशोरी घायल हो गई थी, जिसका प्रशासन ने संज्ञान भी लिया था और सरकार ने मुआवजे के तौर पर उनको आर्थिक सहायता भी दी थी। इसके बाद मोहम्मद रईस का तेज बारिश के कारण मकान की बुनियाद बैठ गई और पूरे मकान में जगह जगह दरारें पड़ गई और आज पूरा परिवार दहशत की जिंदगी जी रहा है। वहीं गृह स्वामी मोहम्मद सईद से बात की गई तो उन्होंने बड़े मायूस होकर बताया, हमारे पूरे मोहल्ले में जलभराव की समस्या हो जाती है। 2 घंटे की बारिश में पूरा मोहल्ला जलमग्न हो जाता है, जिससे हमारे घर की बुनियाद बैठ गई और मकान गिरने की कगार पर है। इसकी शिकायत उन्होंने कई आला अधिकारियों से की, लेकिन कोई उनकी सुन नहीं रहा। इसमें दरारें सब पानी के खातिर पड़ी हैं और पानी की वजह से पड़ी है। पानी है, रास्ते में बहुत पानी रहता है। आज तो आप आए हैं, सूखा है, 2 दिन बारिश से होगा, लेकिन अगर बारिश होती है तो इतनी बारिश होती है कि हम इतने डूब कर निकलते हैं, बाल्टी से पानी उलीच के निकलते हैं रास्ते में। जब गहरा मोहल्ला हो गया ऊंचा रास्ते के बनने की वजह से जो गहरे घर हैं उनमें भी पानी भरा, उनमें से हमारे बुनियादों में पानी भरा। फिर चारों तरफ जब रास्ते का पानी निकलेगा नहीं तो रास्ते में ही रहेगा, वो घरों में ही भरेगा। घर में भरने की वजह से जो है हमारा घर सारा ही ढह गया है बिल्कुल। रात के 10 बजे मेरी 2 बच्चे जमान है, वो सो रही थी। मैं बाहर से आई, निकल के मैंने देखा, जब मैंने मकान फटता देखा तो मैंने अपने बच्चे उठाई जल्दी, शोहर को उठाया, मैंने जल्दी अपना सामान निकलवाया। मोहल्ले वाले थे, मेरे देवर उवर थे, सब थे, हमने सामान निकाला अपना, हमने झुग्गी बनाई, सामान उसमें डाल दिया सारा। और हमने जब चारों तरफ देखा तो हमारा मकान दरारें में खाया है, हमारा मकान सारा फट गया है। हमने जल्दी से दिन निकला, रात तो काटी। दिन निकलने के बाद हमने टाल पे से किराए का ये मुद्दे सुद्दे मांगे कि भैया हमें 2 मुद्दे दे दो, लकड़ी दे दो, ये बल्लियाँ दे दो। बल्लियाँ हमने इसमें लगा दी छत में ताकि ये गिरे ना, जो आस पड़ोसियों के बच्चे दम है और हम भी धोखे से कभी बढ़ जाते तो दब जाते। हम दबने की वजह से हमने लकड़ियाँ लगा दी। अब उस लकड़ियाँ में भी अगर खुद ही गिरती रहती हैं लकड़ियाँ, मकान गिरता नीचे को लकड़ियाँ भी गिरती रहती हैं। इतना पानी है कि अगर मैं ध्यान नहीं करती, जगती भी नहीं होती तो मेरे बच्चे तो दबते, इसी तरह से दबते जैसे मिस्र वाले में दबे हैं, इसी तरह से मेरे बच्चे दबते। सुबह उठ कर गए थे हमारे शोहर प्रधान जी के पास, उन्होंने कहा कि क्या करूं, पानी से गिरा होगा। फिर वो आए नहीं हमें देखने के लिए। जब अधिकारी लोग आए तो उन्होंने बुलाया तो आए थे प्रधान जी देखने के लिए। उसके बाद में अभी हमारे पास कोई भी सुनवाई नहीं हुई है हमारी। बस हमारी यही है, हम बहुत गरीब आदमी हैं, सरकार से हमारी यही अपील है कि हमारे बच्चों को छत कर दीजिए। पानी के कारण बड़ी जगह पानी भरने के बाद में रास्ता गहरा हो गया, पानी भरा है, पानी के बाद में दरार खा गया सर। पानी के हमने रास्ते में रात में पानी से खींचा बर्तन निकाल कर अपने यहाँ बाहर डाल लगे हैं सर। इसकी शिकायत किसी से की आपने? जी करी थी शिकायत साहब, कोई अभी तक कोई ऐसा आया नहीं है अधिकारी कोई। जी आपको पता है कि मिस्र वाले में जो है 2 मौत हुई है मकान? हाँ जी वो पता लगाया, बस ऐसी दबका मर गए। हम भी ध्यान नहीं करते तो बच्चे से क्या पता हमारे इसमें दबी जाते, वो तो हमने ध्यान कर लिया जो थोड़ा ना, तो एकदम सबने इसमें से बच्चे को अपना ये बर्तन में निकाल लिए, सामान में निकाल लिया। क्या मांग है आपकी सर? यही है सर, हमारे जो है को थोड़ा मदद लगे तो हम ये अपना सामान लेंगे। हाँ जी इसका कारण सर ये है कि मतलब ये रास्ते के कारण पानी भरा रहता है 24 घंटे, बारिश जितनी हो रही है इसी से ही दरार खा गया मकान।
सारा फट गया, तो इसी में दिक्कत आ गई। पानी यह है कि मतलब 24 घंटे इसमें भरा रहता है। इसका कारण यही बना जो कि दरार खा गया, ये मकान सारे फट गए। अब सामान निकाल के इधर उधर रख दिया, बच्चे भी इधर उधर पड़े हैं, तो इसके अंदर अगर मान लो कि रहते हैं बैठते हैं तो गिरने का मरने का खतरा है। इसी सुविधा से बच गए तो यही बहुत है। अब सर इसमें यह है कि थोड़ी सी सुकून सहूलियत ये मिले कि जो कुछ हमें थोड़ी मदद मिले तो कुछ इसका हम करें। तो प्रधान से या किसी से आपने जो है इसके बारे में बताया? अभी कुछ नहीं किया हमने। कोई अधिकारी आया आपके यहाँ? हाँ वो आए, मगर यह है कि अभी कुछ सुनने नहीं मिला। अच्छा जी हाँ आए हैं मगर अभी। अल्मोड़ा पुलिस को चकमा देकर कस्टडी से फरार होने वाले अभियुक्त को काशीपुर पुलिस ने गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की। बता दें कि बीती 19 जून को अल्मोड़ा पुलिस अभियुक्त शाहनवाज को एक पेशी के लिए उत्तर प्रदेश के बिजनौर ले जा रही थी और इसी बीच 20 जून की सुबह अभियुक्त पुलिस को चकमा देकर पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तमाम सीसीटीवी खंगालने और संभावित ठिकानों पर दबिश दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाने में सूचना मिलती है कि अल्मोड़ा पुलिस द्वारा जनपद अल्मोड़ा की पुलिस की गार्ड में एक मुलजिम को लेके आए थे और उनकी अभिरक्षा से एक मुलजिम फरार हो गया। मात्र इतना सूचना हमको सुबह तड़के की सुबह 20/6 को मिल जाता है। तो हम इसमें वेरीफाई करते हैं तो ये जानकारी आती है और तहरीर भी आती है कि भाई ये जो है पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया है। पुलिस अभिरक्षा में इसको लाया गया था नगीना में पेशी के लिए और पुलिस अभिरक्षा को चकमा देते हुए उसने शाहनवाज करके एक अभियुक्त थे, शातिर अपराधी है, जिसके ऊपर विभिन्न प्रकार का 307 NDPS गुंडा सब कुछ रह चुका है बिजनौर में, अल्मोड़ा में। तो ऐसा शातिर अपराधी जो है पुलिस को चकमा देकर भाग गया पुलिस की अभिरक्षा से। इसके आधार पर हमने तत्काल मुकदमा किया, क्योंकि पुलिस अभिरक्षा से फरार है तो बहुत सीरियस मामला है, चाहे किसी भी पुलिस हो। तो हमने तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया और विभिन्न टीमों को एक्टिवेट किया था। मैनुअल, टेक्निकल और सर्विलांस तीनों के आधार पर हम काम कर रहे थे। विभिन्न टीमें उसके ऊपर पकड़ दकड़ के लिए हमने एक्टिवेट हुए थे। तो अभी एक अच्छी सफलता हमें मिली है। कल देर रात को अर्ली मॉर्निंग, तड़के की मॉर्निंग, मतलब कल और आज के अर्ली मॉर्निंग के टाइम में, तो कुंडा बॉर्डर से हमारा जो फरार अभियुक्त है, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम भी मैंने घोषित किया था, शाहनवाज, जो अल्मोड़ा पुलिस की कस्टडी से भागा था, वो शाहनवाज जो है रिकवर हो चुका है। साथ में उसकी हथकड़ी भी मिला है, उसकी निशानदेही पे जहाँ छुपा के रखा था उसके अनुसार उसने तेल और साबुन लगा के जब वो भागा तो धीरे धीरे से हाथ उससे निकल पाया करके। तो काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं। कई सारे लोग, इसकी पूरी फैमिली जो है क्रिमिनल अपराधों में, विभिन्न अपराधों में लिप्त है। आज भी उसकी फादर जेल में है, अल्मोड़ा जेल में है विभिन्न अपराधों में। उसकी मदर के भी ऊपर अन्य NDPS की मुकदमे हैं। तो ये पूरी फैमिली जो है क्रिमिनल हिस्ट्री के साथ है। तो इनके कई सारे रिश्तेदार और दोस्तों ने इसको साथ दिया है। जब ये भागा था काफ़ी चीज़ें हमें साथ में आ चुके हैं, इसकी पूछताछ में क्लियर भी हो चुका है। अब उसकी टेक्निकल एविडेंस गैदर करना है हमको, कि जो ये इसने बोला है उसके अनुसार हमको टेक्निकल एविडेंस गैदर करना है। गैदर करके हमको आगे करना है, कार्रवाई करना है। काफ़ी और चीज़ें भी इसमें उजागर होगी। मुख्य बात यह है कि पुलिस की अभिरक्षा से जो फरार हुआ था, 25,000 का इनाम भी, तो एक तो विश्वसनीयता की भी बात है और समाज में ट्रस्ट के ऊपर भी बात है। तो ये पुनः हमने कायम कर दिया है और 25,000 का इनाम की हमने पकड़ लिया है। भारी लापरवाही यहाँ पे सामने आई है। इसमें कोई मतलब छुपाने वाली, तथ्यों को छुपाने वाली बात ही नहीं है। मतलब जो है वो है। इतनी भारी लापरवाही है कि चौकी मात्र 1 किलोमीटर दूरी में है, आप होटल ले जा रहे हो, किसके परमिशन पे ले जा रहे हो? मतलब कोई सीनियर ऑफिसर्स का परमिशन नहीं था, रिटर्न परमिशन नहीं था। तो नियम के अनुसार तो चौकी या थाने में आना चाहिए, तो वो क्यों नहीं आए और पहले ही क्यों आ गए? मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। आपने कमरा कैसे ले लिया? तो इतनी घोर लापरवाही करे हैं। तो फलस्वरूप अल्मोड़ा SSP महोदय द्वारा इसमें ऑलरेडी सस्पेंशन किया गया है और उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई भी किएंगे और आशा है कि कठोर दंडात्मक कार्रवाई भी किएंगे। और इसके अलावा जो ये मुकदमा कर रहे हैं हम लोग, FIR की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसमें भी सारी भूमिकाएं खुली रहेंगी। चाहे कोई भी हो, उसकी अपराध पाया जाता है उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई भी करेंगे। रही बात भविष्य के लिए, तो भविष्य के लिए तो ब्रीफिंग करेंगे, वो तो करते ही रहे हैं। हमें हर एक पुलिस लाइन में ब्रीफिंग करता है। RI से लेके CO लाइन से लेके SP SSP समय समय पर निरीक्षण करते रहते हैं, ब्रीफिंग करते रहते हैं और जो कठोर लापरवाही करते हैं ऐसा प्रकार का, उनके ऊपर तत्काल त्वरित दंडात्मक कार्रवाई लाएंगे, ये करेंगे।
सर जब फंडिंग के चक्कर में ना देखो कोई भी इतना शातिर अपराधी को लंबा टाइम के लिए तो रुकवाएगा नहीं, तो वो 2-3 जगह रुकवा है उसमें अलग अलग जगह के, तो फिर नेक्स्ट जगह की तलाश में जा रहा था, तो उसी दौरान हम भी इनपुट्स को चेज कर रहे थे, वो मिला है। तो जैसे कि मैं आपको पुनः बताया और पिछली बार भी अभी बताया मैंने कि भाई काफ़ी इनपुट्स इसने दिया है, उस इनपुट्स पे हम काम करके उनका टेक्निकल एविडेंस भी लाके उन लोगों के ऊपर भी हम काम हेलो, वेलकम टू योर फेवरेट शो बॉली तड़का। मैं हूं आपके